अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हालात वाक़यात देख कर ये महसूस होता है कि मुल्क में फैली सियासी इंतशार की फ़ज़ा जल्द ख़त्म होने की नहीं है। ऐसा लगता है कि आम इंतखाबात के बाद जिस सियासी इस्तेहकाम की उम्मीद बांधी गई थी, उस इस्तेहकाम को कायम करने के लिए भी बहुत वक्त दरकार है। इस सियासी इंतशार को फैलाने में हर जमात ने अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा डाला है और अब ये जमातें ये यकीनी बना रही हैं कि उनकी जानिब से फैलाई गई ये बदगुमानियाँ जल्द ख़त्म ना हो, क्योंकि एक जानिब हुकूमत तहरीक इंसाफ को बार बार मुज़ाकरात की दावत दे रही है, लेकिन साथ ही उन पर सख्तियाँ हैं कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिसमें नया इजाफा आज हुआ है। आज नैब ने बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को 16 अप्रैल के लिए एक नया कॉल अप नोटिस जारी कर दिया है और इसके साथ नैब रावलपिंडी ने कॉल अप नोटिस पर तहकीकात के लिए डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को खत लिखा है। ये नोटिस तोशा खाना से मुताल्लिक है और ज़राए दावा कर रहे हैं कि तोशा खाना केस 2 हिस्सों में बनाया गया। तहाइफ गैर कानूनी फ़रोख्त करने का अलग से केस बनाया गया जिसकी तहकीकात का आगाज़ किया गया है, लेकिन इस नोटिस को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, जबकि नैब नोटिस चैलेंज करने की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। ये वही नैब है जिसने 1-2 रोज़ कबल साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ अपना रेफरेंस वापस लिया था, लेकिन उसको वापस लेने से कबल शाहिद खाकान अब्बासी को कई बरसों तक जहनी अजियत का शिकार बनाया गया, 6 माह तक कैद में रखा गया। ये हरबा शायद अब बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपनाया जा रहा है। तोशा खाना के दूसरे केस में बरियत साइफर केस पर अदालत की जानिब से इंतहाई संगीन सवालात उठाने के बाद अब एक नया केस तैयार किया जा रहा है ताकि बानी पीटीआई की कैद को लंबा किया जा सके। तहरीक इंसाफ अपने दौर में तो नैब कार्रवाइयों को हक जानिब करार दे रही थी कि हक बजा की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन आज यही जमात उस पर मातम कुना भी है। बैरिस्टर गौहर नए नैब नोटिस के हवाले से क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। खान साहब जेल में बंद है। नेब के केसेस सिर्फ हमारे खिलाफ है कि सारा इंस्टीट्यूशन और फोर्स हमारे खिलाफ है, खान साहब के खिलाफ है। नवाज शरीफ को कुली चोट है, शहबाज शरीफ को कुली चोट है, मरीम नवाज को कुली चोट है। खान साहब के खिलाफ केसेस हो रहे हैं। फेक केसेस का क्या बना? या तो इम्यूनिटी दी गई या उसको पोस्टाल किया या बेक बेंचर पे रख कर कि कभी उसका पता नहीं होगा क्या बना। हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को जल्द से जुलूस की इजाज़त ना देना, कारकुनान की पकड़ धकड़ और दीगर इंतकामी कार्रवाइयों से अंदाज़ा होता है कि वो खुद भी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। यही हाल तहरीक इंसाफ का है। तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की तो ख़्वाह है, लेकिन 2-3 बड़े सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं और वाशगाफ अल्फाज रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से किसी सूरत बात नहीं होगी। इसके अलावा सबसे बात करने को तैयार है। के साथ एहतजाज करने जा रहे हैं, वो अलायंस का एहतजाज हमारा कंटिन्यू करेगा। खान साहब ने आज एक बार फिर अदा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान PMLN और MQM के अलावा सारी पार्टियों के साथ हमारा इत्तेहाद हो सकता है। वो इत्तेहाद अदलिया की आज़ादी और मैंडेट चोरी के खिलाफ होगा। वो इत्तेहाद रूल ऑफ लॉ लाने के लिए होगा। वो इत्तेहाद इस बात को इंश्योर करेगा ताकि आइंदा कोई भी इलेक्शन कोई भी किसी भी तरीके से भी चोरी ना कर सके और रिगिंग ऑफ द इलेक्शन हमेशा के लिए हम बंद कर सके। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात की ख़्वाह नहीं है, लेकिन वो अब सड़क गर्म करने के लिए तैयार हैं, सड़कों पर आने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। ये जमात अब इस कोशिश में है कि किसी तरह मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाकर हुकूमत की मुश्किलात में उसी तरह इजाफा करे जैसे उनके दौरे हुकूमत में PDM ने मौलाना की सरबराही में उनके लिए मुश्किलात पैदा की थी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ बार बार ऐसे बयानात भी दे रही है जिससे मामलात सुधरने की बजाय मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। अली अमीन गड्डापुर इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कुछ रोज़ कबल इस्लामाबाद पर कब्जे की बात की, तो अब उन्होंने फिर अज़्म दोहराया है कि जब भी बानी तहरीक इंसाफ हुक्म देंगे तो हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ जैसे मुज़ाकरात की ख्वाहिश रखती है और जिसको ताकत और तवाज़ुन का मरकज़ और मब्बा समझती है, उस इदारे की तरफ से नो लिफ्ट का बोर्ड आवेज़ा है। उनकी जानिब से बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि इंतशार फैलाने वालों से कोई बात नहीं होगी। अभी कुछ रोज़ कबल ही ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की इस तकरीब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने खिताब भी किया और खिताब करते हुए फ़ौज के सरबराह ने कहा कि हम सब पाकिस्तान की एक मुत्तहिद टीम है। इंशाअल्लाह अवाम के ताउन और हमायत से पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में रखना और रुकावट डालने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोलिंग पाकिस्तान और इसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से कौम की तवज्जो हटा नहीं सकते। उनके बकौल आज के दौर में माशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल आज़ादी मुमकिन नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफ़र में अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर मनफी क़ुव्वतों को मुस्तरद करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफ़र पर तवज्जो दें। मुल्क के तीनों स्टेक होल्डर्स किसी बात पर मुत्तफ़िक हो ना हो, लेकिन कम से ज़रूर महसूस हो रहा है कि उनका इस बात पर इत्तफ़ाक़ ज़रूर है कि कोई भी एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। या सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी फरीक जब तक पुराने हिसाब चुकता नहीं कर देता है और जब तक कि ख्वाहिश दिल में
रखता है कि जब तक पुराना हिसाब या पुराना कोर्स सेटल नहीं होगा, स्कोर सेटल नहीं होंगे, तब तक मामला आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर मुल्क में किसी भी किस्म का इस्तेहकाम, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, सोशल स्टेबिलिटी हो, वो कैसे आएगी? सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ सियासी जमातों के साथ तो बातचीत नहीं करना चाहती है, उनकी बजाय इधर उधर क्यों देख रही है? इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नईम हैदर पिशावर से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नईम हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज आपने मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत का इंदिया दिया था, क्या कोई वफ्द मौलाना के पास पहुंचा और क्या मौलाना को मना लिया जाएगा? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मैं इस हवाले से तस्दीक करूंगा कि कल खान साहब ने 3 जमातों के अलावा बाकी तमाम जमातों के साथ बातचीत करने की, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, कि कानून की बालादस्ती के ऊपर बातचीत करने की इजाज़त दी है, जिसमें मौलाना साहब हों या कोई भी और जमात हो शामिल है। 3 जमातें कौन सी हैं जिनके साथ खान साहब ने कहा है कि नहीं बातचीत हो सकती? उसमें एक हो गई आपकी PMLN, पीपल्स पार्टी, और उसके साथ MQM जी। तो इन तीनों के साथ नहीं हो सकती। उसके अलावा खान साहब ने तमाम जमातों के साथ बातचीत की। आपकी हुकूमत तो गिराने वाले ही मौलाना फजलुर रहमान थे। मौलाना फजलुर रहमान ने खुद सीना ठोक कर ये कहा था कि हुकूमत जनरल बाजवा नहीं मुझसे बात करे, हुकूमत हमने गिराई है। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान से बात हो सकती है तो फिर इन 3 जमातों का क्या कसूर है? नहीं पिशावर साहब, देखें, बात यह है ना कि इस वक्त मामला क्या है। अगर पीपल्स पार्टी फॉर एग्जांपल कह रही होती ना कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती की वो बात कर रही होती, या कह रही होती कि जनाब मुझसे सीटें छीनी गई हैं, मेरे साथ धांधली हुई है, वो विक्टिमाइज होती और उसके साथ ज्यादती हुई होती, तो फिर एक और मामला था। अब मामला यह है कि पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, उन्होंने या नून लीग ने डाका डाला है मुल्क के अंदर। तो जब उन्होंने डाका डाला है तो जो डाकू हैं उनके साथ कैसे बात हो सकती है? सबसे पहले अवाम का मैंडेट अवाम को वापस नहीं, बट प्रिंसिपली तो PDM की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान कर रहे थे। इन पार्टीज को लीड करने वाले भी मौलाना फजलुर रहमान थे। यानी इनसे ज्यादा अगर किसी से गिला बनता है या डबल इंटेंसिटी से किसी ने काम किया तो वो तो मौलाना ने किया। और मौलाना फजलुर रहमान के अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, अगर मैं चलाने लगूं तो शायद प्रोग्राम का वक्त कम पड़ जाएगा। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि उसूली मौक़िफ़ में तब्दीली आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि मौलाना फजलुर रहमान के दर पे दस्तक दे रहे हैं। देखें, असूली मौक़िफ़ के अंदर तब्दीली की ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो जो आप बात कर रहे हैं कि मौलाना साहब ने जो किया उसे बिल्कुल डिनाई नहीं करते, लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो भी कानून की बालादस्ती की बात करेगा मुल्क के अंदर, तो उसकी हद तक हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई हुकूमत उनके साथ बैठ के बना रहे हैं, या हम कह रहे हैं जी कि उसे वजीर बना दो, मुझे मशीर बना दो, बल्कि रूल ऑफ लॉ के लिए जो हमारे साथ शामिल होना चाहता है वो बिल्कुल वेलकम है। और हम तो यही नारा लगा रहे हैं कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान के पहले भी आपका वफ्द गया था, असद कैसर साहब सरबराही कर रहे थे। उस वक्त मौलाना असद कैसर से नाराज हो गए थे और कहा कि वो मुझसे माफी मांगे। तो क्या वो नाराजी खत्म हो गई है, दूर हो गई है, अब कोई नाराजी नहीं है, कोई डेडलॉक नहीं है? देखिए, ये तो अब मुशावरत के बाद जो भी फैसला वो सामने आएगा और किस तरह से उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन होती है वो तो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन डेफिनेटली सिर्फ वो एक नाराजगी की बात नहीं है। इससे पीछे आप चले जाएं तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर देखा जाए तो वो उसके ऊपर जो है वो बंदा नहीं करता। लेकिन इस वक्त जो है वो कानून की बालादस्ती के लिए सिर्फ ये हो रहा है जी, तो उसकी हद तक जो है हम कर रहे हैं जी। बाकी और कोई इसके अंदर कोई और चीज़ नहीं है जी। बट लास्ट टाइम भी मौलाना ने आपको साथ चलने की यकीन दहानी कराई थी, क्योंकि उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि वो मिलियन मार्च करने जा रहे हैं। जी, लास्ट टाइम भी मौलाना फजल रहमान ने जो है यकीन दहाई कराई थी और मिलियन मार्च की बात की थी। असल मसला ये है कि हम ये कह रहे हैं इस वक्त कि जो इस वक्त की पोजीशन है इसके अंदर आप देख लें कि 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, लेकिन उनको ये कहा जा रहा है कि कोई मुदाखलत की हमें कोई कंप्लेंट नहीं हुई। जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं इन सालों में, जहाँ पर जजेस कह रहे थे कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर जजेस कह रहे थे कि एक मुकदमे में अगर बेल दी जाती है तो फिर क्यों उठाया जा रहा है, जहाँ पर जजेस ये कह रहे हैं कि हमारे कमरों में जो है बेडरूम्स में वीडियो कैमरे लगाए गए हैं कि हमें हरासा किया गया, हमारे बहनों को उठा लिया गया। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर जो है जो लोग उनके रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं उसकी हद तक जो है। अच्छा नईम साहब, गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गड्डापुर साहब ने एक बार फिर वो बात की है कि जिसमें लास्ट टाइम उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कहा था। उन्होंने कहा हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई का इंदिया आज भी देते हैं। तो क्या इस तरह से मुज़ाकरात हो सकते हैं या इस तरह से वो फ़ज़ा पैदा हो सकती है कि एक तरफ तो आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करें और दूसरी तरफ आप ये कहें कि अब बातचीत के लिए तैयार है? देखें, बात यह है कि वो बातचीत की बात करते हैं और कहते हैं कि आप जेल में भी रहें, वो बात करते हैं, कहते हैं वज़ीर आज़म भी हम रहें, मैंडेट भी हम छीने रखें, वो बात करते हैं।
तो वो कहते हैं जी कि जो आपकी खवातीन जो कुछ है जेलों में है वो सारा सिलसिला जारी रहे। वो बात करते हैं तो रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करते। तो हम तो बात करेंगे सबसे पहले कानून की बालादस्ती की, और उसके लिए जो है जो चीज़ है वो सबके सामने जो है आपके सामने है कि जिसमें खान साहब हों, हमारे वर्कर्स गिरफ्तार हों, या मैंडेट की वापसी हो, या जो जजेस आज इंसाफ मांग रहे हैं, हर इदारे को अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मामला क्या है कि मामला ये है कि इस वक्त जो है वो ओवरऑल सूरत हाल जो है ये है कि आज जजेस, मैंने जैसे पहले आपके सामने गुजारिश की, एक नया जो है खान साहब के हवाले से नैब ने जो है वो एक केस बना दिया है, तो वो उसके लिए नोटिस भी भिजवा दिया गया है। तो ये सारे झूठे केसेस, इद्दत वाला केस आप देख लें, तोशाखाना सजा सस्पेंड हो गई है। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर अगर यही सिलसिला जारी रहेगा और काजी साहब भी जैसे ऊपर सरपरस्ती कर रहे हैं, वहां पर कोई नोटिस नहीं ले रहे, तो फिर वाहिद हाल यही है ना कि आप सड़कों पर निकले, आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। तो उस हवाले से उन्होंने अंदिया दिया है, वो उन्होंने ठीक दिया और बिल्कुल होना चाहिए। इस सारी सूरत हाल में भी पैरेलल अगर आप बात करेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, इस मौके पर भी कायम है आप? नहीं, बिल्कुल पैरेलल बात एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं है। हम इस बात की तरदीद करते हैं और किसी सूरत हमने ये नहीं कहा कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं, या हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है जिसका आप हवाला दे रहे हैं। बल्कि वो बात भी कमेटी की भी जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इस हद तक हुई है कि जो ये डायलॉग की बात की जा रही थी, उस डायलॉग की हद तक कि अगर कहीं पर कोई बात होती है, मुशावरत की होती है, तो फिर ये तीन लोग जो हैं अगर कोई किसी हवाले से बातचीत करेंगे या करेंगे। ओवरऑल जो है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खान साहब की कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है। वो साफियों से जो उन्होंने बात की है, एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र नहीं है। नहीं साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, क्या ये खबर दुरुस्त है कि एक रिटायर्ड जर्नैल जो उस खैर खा ग्रुप के अंदर शामिल थे, उन्होंने कोशिश की लेकिन आगे से इनकार हो गया, वो बातचीत नहीं करना चाह रहे, तभी आपने भी अपना ये स्टैंड वापस लिया है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे? नहीं, देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब ने हमेशा तरदीद किया है कि ना मेरी कोई बात चल रही है, ना मैं डील करूंगा, ना मैं डील के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। डील करनी होती तो वजीर आजम के ओहदे से क्यों हटते। वो तो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हो, हमारा मुल्क आज़ाद हो, हमारे इदारे आज़ाद हो, ये जरगमाल किया जाता है ये बंद हो। तो इसलिए वो कुर्बानी दे रहे हैं। और अगर नहीं, लेकिन दरमियान में इस मौक़िफ़ में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी आई ना कि बातचीत हो सकती है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। यानी किसी तरफ से कोई भी बात करने को लिए तैयार नहीं है, ये समझा जाए? नहीं, देखें बात यह है कि खान साहब से पूछा गया कि क्या आपसे किसी ने बात की है, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि नहीं बात की। और अगर फॉर एग्जांपल किसी हवाले से कोई भी बात करता है तो डेफिनेटली बात जो होगी वो असूलों के ऊपर होगी, कानून के ऊपर होगी, जो मेरिट की बात होगी उसके ऊपर होगी और अपने मौक़िफ़ के ऊपर होगी। ये नहीं होगा कि जनाब बंद कमरों के अंदर फैसले करके तो मुल्क के अंदर जो आज तक किया जा रहा है वो ही किया जाता रहेगा। तो कब से सड़कों पर आ रहे हैं जाता साहब? खान साहब ने कहा है कि आप जो जलसे जो हैं, ग्रैंड जलसे जो हैं वो अनाउंस करें पूरे पाकिस्तान में, तो वो हम करने जा रहे हैं। और खान साहब की तरफ से हदायत है। कल कोर कमेटी का हमारा इजलास हुआ है जिसके अंदर खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए हमने बिल्कुल फैसला किया है कि हम पूरे पाकिस्तान में अब जलसे करेंगे। और उसके लिए हमने फैसलाबाद में एप्लीकेशन दिया, लेकिन अभी तक हमें इजाज़त नहीं मिली। उसके लिए हम और शहरों में भी एप्लीकेशन देंगे। अगर DC इजाज़त नहीं देंगे तो फिर हम हाई कोर्ट से रिजू करेंगे और हमें सदा करेंगे कि मीडिया वाले भी हमारी मजीद आवाज़ बने। आपने हमेशा एक रोल अदा किया है और हमें जलसों की इजाज़त मिले ताकि हम जलसे कर सकें। ये हर एक का बुनियादी हक है। यहाँ पर किसान जो है आवाज़ उठाता है तो उसे अंदर डाल दिया जाता है। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए, हमें इजाज़त होनी चाहिए ताकि हम अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत ना तो किसानों से गंदम खरीद रही है और ना ही उन्हें कोई सब्सिडी देने को तैयार है, जिससे गंदम के काश्तकारों की बेचैनी है कि बढ़ती ही चली जा रही है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में काश्तकारों की तहरीक जोर पकड़ रही है और मुख्तलिफ अजला में किसान तंजीमें एहतजाज कर रही हैं, लेकिन एहतजाज करने वालों को भी डंडे के जोर पर हाँका जा रहा है। इस दौरान यह भी इतलात आई थी कि हुकूमत किसानों से किसी भी सूरत गंदम ना खरीदने का इरादा रखती है और सरकारी खरीदारी का बाब हमेशा के लिए बंद करने पर गौर किया जा रहा है। मौजूदा मसले से जान छुड़ाने के लिए हुकूमत किसानों को कैश सब्सिडी देने पर गौर कर रही थी, लेकिन अभी तक इस पर भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका है। गुज़श्ता रोज़ में यह हतमी फैसला किया गया है कि महकमा खुराक किसानों से गंदम नहीं खरीदेगा और छोटे काश्तकारों को कैश सब्सिडी देने पर गौर किया जाएगा। इस हवाले से तरीक़ाकार ये अपनाया जा रहा है कि जिन काश्तकारों ने हुकूमती पोर्टल में बारदाने की दरखास्तें दी उनमें 1,20,000 किसानों को 3900 रुपये सरकारी कीमत और ओपन मार्केट की औसत कीमत के दरमियान जो फ़र्क होगा उसके मुताबिक सब्सिडी दी जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर ओपन मार्केट में 3200 रुपये के हिसाब से गंदम फरोख्त हो रही है तो सरकारी कीमत और ओपन मार्केट के दरमियानी फ़र्क को हुकूमत बर्दाश्त करेगी। लेकिन यहाँ एक मसला है कि इनमें से किसी भी तजवीज़ पर अभी तक इत्तफाक नहीं है, डेडलॉक है। महकमा खुराक के ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी पर सिर्फ 1,20,000 किसान पूरा उतरते हैं
और ख़रीदारी पॉलिसी पर पूरा उतरने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाए तो 5 अरब रुपए से ज़ायद की रकम बनती है, जिसको अरेंज करना भी एक मसला है। दूसरा ये कि सब्सिडी देने से भी किसानों के एहतजाज का मामला ख़त्म होने का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए भी हुकूमत हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है। ज़राए महकमा खुराक के मुताबिक पंजाब हुकूमत पॉलिसी के मुताबिक 10% नमी के साथ गंदम खरीदने पर तैयार है, मगर पंजाब के किसी भी ज़िले में 10% नमी वाली गंदम मौजूद नहीं, क्योंकि बारिशों के बायस गंदम में नमी का तनासुब 16% से भी ज़्यादा है। इसके अलावा यह भी हकीकत है कि हुकूमत ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए किसानों को गंदम खरीदारी का इंदिया दिया है, जबकि हुकूमत के पास अगले पूरे साल के लिए गंदम का वाफर स्टॉक मौजूद है। वाफर गंदम, नमी का तनासुब और बाशी सूरत हाल गंदम खरीदारी में रुकावट है। सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त मरकजी सदर किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन भाट साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि गंदम की सपोर्ट प्राइस 3900 रुपये फी मन मुकर्रर की गई, लेकिन जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उन्होंने इंटरवीन किया, किसानों से 3200 में उठाई, यानी आपको जो सरकार की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई थी उसके ऊपर वो प्राइस नहीं मिली। एट दिस पॉइंट इन टाइम ये कहिएगा कि क्या 3200 रुपये में भी कोई प्राइवेट एंटिटी मौजूद है मार्केट में जो गंदम उठा रही है? अगर नहीं है तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने में गंदम खरीदारी इस वक्त हो रही है या बिल्कुल नहीं है इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, इससे आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। जो 3900 का गवर्नमेंट ने रेट रखा था उस पर अभी तक फूड डिपार्टमेंट ने एक मन भी नहीं खरीदी। जो प्राइवेट थे और फ्लोर मिल वाले थे वो हमारे से गंदम ईद पे स्टार्टिंग हमारी क्योंकि जनूबी पंजाब में गंदम स्टार्ट जल्दी हो जाती है, उन्होंने स्टार्ट 2200, 2400, 2800, 3000 से ऊपर अब गंदम खरीदी नहीं जा रही। कभी 3100, कभी 3000, कभी 2900 ये रेट मार्केट में चल रहा है। और पंजाब गवर्नमेंट ने तो अभी सिर्फ बातें ही की हैं, एक बोरी भी हमारे से पंजाब फूड ने नहीं खरीदी। तो जब उसके लिए हम परमन एहतजाज के लिए आ रहे थे उस पर भी हमारे पे लाठियां बरसाई, हमारे बच्चों को उठा लिया, बेटियां हमारी थी उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया। ये तो मीडिया का मैं मशकूर हूँ जिनकी आवाज़ उठाने से हमें को रात में 1 बजे उन्होंने छोड़ा। खालिद हुसैन साहब, गंदम की कटाई का सीजन तो खत्म हो रहा है, क्योंकि जो मार्च से शुरू होता है मई में इख्तिताम पजीर हो जाता है। क्या अभी तक सरकार ने कोई इंटरवेंशन की है इस सारे मामले से निपटने के लिए? हुकूमती सतह पर अभी तक क्या इंटरवेंशन हो सकी? जी कुछ भी नहीं हो सकी, सिर्फ किसानों पे लाठियां की मारी जा रही हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको लॉकअप किया जाता है। उसके अलावा एक बोरी भी अगर पंजाब आप कहते हैं फरवरी में जनूबी मुल्तान डिवीजन और भावलपुर डिवीजन तो 100% फरवरी में क्लोज कर देता है गंदम। अभी तो हमारे पास फरवरी में टोटल कंप्लीट होगी, हमारे में तो कॉटन का काश्त जो होती है वो शुरू हो जाती है, बल्कि हो गई है। लेकिन बदकिस्मती से गंदम उसी तरह पड़ी रही। ये मिडिल मैन और फ्लोर मिल के हाथों हमें बेच दिया। वो 2200 से लेके 2800, 3000 के रेट से हमसे खरीद रहा है। आप यकीन करें कि पूरी हिस्ट्री में जो किसान के साथ इस साल हुआ है, अभी आप यकीन करें गवर्नमेंट हमसे ये अपीलें करती थी कि आप गंदम वाफर मकदार में किसानों उगाओ, क्योंकि हमारे पास गंदम बाहर से ना मंगवानी पड़े। अगर हम बदकिस्मती से किसानों ने इस दफा वाफर मकदार में गंदम काश्त कर ली है, उसकी जो सजा किसान को मिल रही है, आप किसान इतना अमीर नहीं है, वो तो 6 महीने फसल पे बेचारी कोशिश करता है कि ये मेरे दाने बढ़ाएंगे, मैं बच्चों की फीस दूंगा, मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा। वो 3900 में भी, और पिछले साल 4000 का रेट था, जो कि हमारा डीजल का रेट, खाद यूरिया 3500, डीएपी 9000, यूनिट 2500 रुपए था। और इस साल हमने जो यूरिया खरीदी वो 6000 में, डीएपी 18000 में, डीजल हमने जो यूनिट है वो 70 रुपए में, डीजल का रेट आप देख लें। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने हमसे 3900 में गंदम खरीदी। हमने कहा चलो इन्होंने अपनी मर्जी कर ली, 3900 में तो खरीद ले, लेकिन वो भी नहीं खरीद रहे। तो इस सारे मामले का अब हल क्या है खालिद हुसैन साहब? देखें जी, अगर इनको कोई इशू आ रहा था हमसे बैठते बात करते। ये हमारे जो ऐसे ज़िले हैं, जैसे ज़िला बंदी होती है, जो जैसे सूबा बंदी होती है, उसको ओपन कर देते। अफगानिस्तान की कुछ हमारे जो पाकिस्तान के बाद भी, मैं बलूचिस्तान में हूँ, बॉर्डर के साथ एरिया, वहाँ 4500, 4600, 4700 में गंदम का रेट चल रहा है, हम उसे अफगानिस्तान को दे देते। दूसरे सूबा KP के को, बलूचिस्तान को, जिन सूबों में गंदम कम होती वहाँ हम अपने व्यापारी को बेच देते। इन्होंने पहले सूबा बंदी की, फिर जिला बंदी की, और उसके बाद आपने नहीं खरीदनी थी तो फिर इतनी हम पे पाबंदियां किस चीज की लगाई हैं? मैं हैरान हूँ। कोई गवर्नमेंट पंजाब, ये अल्लाह माफ करे, अल्लाह गवाह है कि हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, ना किसी के आलाकार हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आपने नहीं खरीदनी थी तो कोई और वे बनाते, कोई रास्ते बनाते जिससे हम अपनी गंदम, अब फ्लोर मिल वाला गंदम ले रहा है 250 की, इनको बता रहा है मैं 3900 की खरीद रहा हूँ। कल को गरीब को आटा भी वो 3900 के हिसाब से देगा कि मैंने गंदम 3900 की खरीदी है, लेकिन खरीदी उसने 2500 और 3000 के दरमियान में। पहले दिन फ्लोर मिल वाले को 1000 रुपए मिल गया गंदम पे, अभी आटे भी उसने और कमाना है। इसी तरह जो आड़ती है, मिडल मैन है,
उसकी तो मौजे और पैसे नहीं दे रहे किसानों को आड़ती। वो कहते हैं गंदम आपकी 250 में आज रख ली, पैसे 3 महीने के बाद देंगे हम आपको, वो ही गंदम। लेकिन अब सवाल है ना कि गंदम जाएगी कहाँ? देखिए, किसान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था वो गंदम की काश्त और फिर उसकी कटाई है। अब फिर वो ज़ाहिर है बीज लेना, उसके लिए खाद लेना, ये सारे प्रोसेस से किसान गुजरता था। ये प्रॉब्लम नहीं होता था कि गंदम को स्टॉक कैसे करना है, क्योंकि सरकार मौजूद होती थी एज ए थर्ड पार्टी, वो सारे मामले को रेगुलेट कर रही होती थी। गंदम किसान से लेना, उसको गोदाम तक पहुंचाना, उसको स्टॉक करना, ये सरकार का प्रॉब्लम था। तो अभी तक सरकार को यकीन दहानी या महकमा खुराक ने या पास्को ने इंटरवीन किया है इस सारी सिचुएशन के अंदर? क्योंकि ये खबर भी सामने आ रही थी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस हवाले से इजलास बुलाया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने महकमा खुराक को हिदायत की है किसानों का जो गंदम का प्रॉब्लम है ये हल कर लिया जाएगा। कोई सपोर्ट प्राइस को भी मैनेज किया जा रहा है। तो इस हवाले से क्या अपडेट्स है आपके पास? देखिए जी, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको बताया ना कि हम 29 को आए थे, उस पर हमें लाठीचार्ज की, बंद किया, उसके बाद हमारे साथ कोई डायलॉग नहीं किया, कोई बात नहीं की। कल मरीम साहबा ने एक मीटिंग शेयर की है जिसके मेरे पास वो आया है, उसमें उन्होंने कहा जी हमने 400 अरब रुपए किसानों के लिए रिलीफ रखा है। उस रिलीफ में क्या रखा है कि जी 400 अरब रुपए में आपको हम ज़राई हल लेके देंगे, आपको जो है मुख्तलिफ चीज़ों पे आपको सब्सिडी देंगे। मरीम साहबा हमें आज हम रुल रहे हैं, हम 400 अरब आप रख रही हैं ज़राअत वालों के पास, और ब्यूरोक्रेसी ने वैसा मरीम साहबा को चीज़ें बताई हैं जिसमें आप यकीन करें कि 90-80% मिनिस्टर और सेक्रेटरी और ठेकेदार ने खा जाना है। कह रहे हैं जी आपकी खाले पक्के कर देंगे। हम किसान अपने खाले हर महीने बिल्कुल उनको साफ करते हैं, खाले बाद में सही। हमारे पास ट्रैक्टर हाल हमारे पास मौजूद हैं। मरीम साहबा आप इनकी बातों पे ना आए। वो आपने 400 अरब जो ज़राअत को दे रही हैं, जो इन करप्शन की नजर होना है, वो किसानों से गंदम खरीद लें और किसी डिपार्टमेंट पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें तो हमसे गंदम खरीद ले। पिछली दफा हमने गंदम अगर 25 मन अपने घर रख ली थी तो उस पर भी हमारे घर पे रेड किया, छापा मारा और हम पे एफआईआर दे दी कि आपने 25 मन क्यों स्टोर की। आज हमारी जमीनों में रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। गो के इस बरस हुकूमत ने सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी की मद में 719 अरब रुपए कमाए और ये तकरीबन पिछले बरस की निस्बत 100% ज्यादा है। लेकिन ये मुनाफा जल्द ही बहुत कम होने का इम्कान है, क्योंकि खुफिया एजेंसी की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे पता चलता है कि मुल्क में ईरानी तेल की स्मगलिंग जो निगरान दौरे हुकूमत में क्रैकडाउन के नतीजे में आदी होकर रह गई थी, इसमें आम इंतखाबात के बाद से 67% इजाफा हुआ है। अब सिविल खुफिया इदारे की जानिब से 44 सफ़ात पर मबनी रिपोर्ट 4 अप्रैल को तैयार की गई, जिसमें ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस बलूचिस्तान के कई मौजूदा अरकान असम्बली, साबिक सूबाई वज़रा और सियासतदानों समेत 105 बड़े स्मगलर्स, चारों सूबों के 100 करप्ट एहलकारों और ईरानी तेल की फरोख्त में मुलव्वस 533 गैर कानूनी और गैर लाइसेंस याफ्ता पेट्रोल पंप्स की निशानदेही की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के 5 अजला के 6 ज़मीनी और समुद्री रास्तों से यौमिया 89 लाख लीटर ईरानी पेट्रोल पाकिस्तान स्मगल किया जा रहा है, जिसका 70% इस्तेमाल बाकी 3 बड़े सूबों में हो रहा है। रिपोर्ट में यह इंकशाफ भी किया गया है कि ईरानी तेल की स्मगलिंग से हासिल होने वाली आमदनी में से कलदन तंजीमें भी हिस्सा वसूल करती हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में सालाना 2 अरब 80 करोड़ लीटर ईरानी तेल, डीजल और पेट्रोल स्मगल होकर आ रहा है, जिससे कौमी खजाने को कम से कम 227 अरब रुपए का नुकसान होता है। स्मगल शुदा ईरानी तेल तकरीबन 45% सिंध और 25% पंजाब और केपी में मुंतकिल किया जाता है, जबकि बाकी बलूचिस्तान में इस्तेमाल होता है। इत्तलात के मुताबिक इस खुफिया इदारे की जानिब से स्मगलिंग से मुतालिक तैयार की गई ये तीसरी रिपोर्ट है। पिछले साल सितंबर में सामने आने वाली एक रिपोर्ट में ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदानों, 90 सरकारी हुक्काम और 995 पंप्स की निशानदेही की गई थी। ये भी इंकशाफ किया गया था कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी पीएसओ की गाड़ियां भी ईरानी तेल की स्मगलिंग में इस्तेमाल होती हैं। ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म के दफ्तर में जमा कराई गई थी, जिसके बाद निगरान हुकूमत के दौर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया गया था। खुफिया इदारे की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि 2023 में ईरानी तेल की पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग 1 करोड़ 1 लाख लीटर यौमिया की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई थी, जिसे निगरान हुकूमत में शुरू किए गए क्रैकडाउन के नतीजे में कम करके 50 लाख से 53 लाख लीटर यौमिया तक नीचे लाया गया था। यानी स्मगलिंग तकरीबन आधी रह गई थी। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि आम इंतखाबात के बाद ईरानी तेल की स्मगलिंग एक अंदाजे के मुताबिक दोबारा यौमिया 89 लाख लीटर तक पहुंच गई है। यकीनन ये बहुत अलार्मिंग स्टैट्स हैं इस हुकूमत के लिए, और इस हुकूमत को भी चाहिए कि निगरान हुकूमत के नक्शे कदम पर यकीनन इसके अंदर जो है ताकतवर इदारों को भी रोल प्ले करना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा, तभी इतनी मैसिव लेवल के ऊपर ये जो स्मगलिंग है वो रोक कर कौमी खजाने को होने वाला नुकसान बचाया जा सकता है। आज यौम मजदूर था और हमारे मुल्क में मजदूरों के हालात क्या है इस बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जगह जगह मजदूरों के नाम पर आज तकरीबात का लामुत्ताही सिलसिला जारी रहा
और हर एक सियासी जमात के लीडरान ने अपने अपने हिसाब से इस आलमी दिन पर मुनक़दा तकरीबात में अपनी सियासत चमकाई। हुकूमत ने इस दिन को ख़ास बनाने के लिए मकरूज़ मुल्क में यौम मज़दूर के नाम पर करोड़ों के इश्तहार अंग्रेज़ी अखबारों में शाया किए। हमारे मुल्क की आमदनी का तकरीबन ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ कर्ज़ों के सूद अदा करने में निकल जाता है। इसके बावजूद इश्तहारात और हमारा अंदाज़े हुक्मरानी शाहाना है। यौम मज़दूर के हवाले से तकरीबात का हाल ये है कि वहाँ पर मज़दूर भी प्लांटेड होते हैं और उनसे सवालात भी प्लांटेड होते हैं। इसी एक तकरीब का इनेकाद शहबाज शरीफ साहब के लिए किया गया, जिसमें मज़दूर भी बुलाए गए और सवालात भी प्लांटेड पहले बताए गए, सिखाया गया कि क्या सवाल करना है, ताकि जिस वक्त वज़ीर आज़म साहब पहुँचे तो उनकी शान में गुस्ताखी ना हो जाए। तब वज़ीर आज़म साहब ने क्या थॉट दी इस मौके पर, क्या खिताब किया, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। आज वाकई बंदाए मजदूर के औकात बहुत सख्त है और जिंदगी गरीब आदमी के ऊपर तंग है। महंगाई जिसकी वजूहात हम अच्छी तरह जानते हैं, उसने आम आदमी की जिंदगी को बहुत ज्यादा तंग बना रखा है। महंगाई जिससे कि आम आदमी को रोज उसका वास्ता पड़ता है, उसके बच्चों को तालीम, स्कूल के लिए यूनिफॉर्म, बीमार माँ या बेटी के लिए दवाई, शबाना रोज मेहनत के बावजूद दिन के अखराजात बड़ी मुश्किल से बंदा मजदूर अखराजात बर्दाश्त करता है। जिंदगी उसके ऊपर तंग है। आज यौम मज़दूर है और यौम मज़दूर पर मुझे तो हबीब जालिब के वो अशार याद आते हैं कि खेत वडेरों से ले लो, मिले वज़ीरों से ले लो, रहे ना कोई आलीजा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।